हेलो नमस्कार, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को इमेजेस एंड वीडियोस की हेल्प से समझाने की कोशिश की जाती है। तो यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। पहले 2 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, राइट? वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और आपकी कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करिए, जिससे कि हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। तो देखिए, अभी तक हमने सेकंड पार्ट में ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। आज की जो चर्चा होगी वो होगी हमारी लैंड रिसोर्सेज से, राइट? तो आइए देखते हैं। बट अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को ओपन रखिए, राइट? देखिए, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वी यूज इन डिफरेंट वेज। देखिए, लैंड पर जहां पर आप रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमाते हैं, राइट? और लैंड को आप कई प्रकार से यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्म में। उसके उसके ऊपर घर बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, राइट? अलग अलग प्रकार से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पर। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, इसीलिए जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स जो है, बहुत जरूरी रिसोर्स है, राइट? बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर क्या क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह कहां जाती हैं? आपकी सड़क पर चलती हैं, यानी लैंड पर चलती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ किसकी वजह से हो पा रहा है? लैंड, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट? हाउएवर लैंड इज एन एसेट फॉर अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये तो फाइनाइट है, यानी एक तरीके से सीमित है, राइट? ऐसे ही दुनिया की यदि बात करें तो मैंने आपको इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ा है, क्लास 6 ज्योग्राफी जाकर देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की बात की थी। तो कॉन्टिनेंट्स क्या है? जहां पर आपका लैंड मिलेगा। तो ये क्या है? फाइनाइट है, सीमित है, राइट? तो इसीलिए लैंड फाइनाइट रिसोर्स है, इसी वजह से आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी लैंड को यूज करते वक्त, राइट? तो देखिए, यहां पर मेंशन है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग। तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैड लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया के अंदर बहुत प्रकार के रिलीफ फीचर्स हैं, राइट? अभी हम क्लास 9 की ज्योग्राफी लेकर आएंगे, वहां पर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे, वहां पर भी आपको समझाऊंगा मैं। तो क्या क्या है इंडिया के अंदर जो वेरियस फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स? माउंटेन्स, आपको इंडिया में पर्वत देखने को मिलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, राइट, ये आपके उत्तराखंड में यहां पर देखने को मिलते हैं। प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, फिर प्लेन्स, आइलैंड देखने को मिलते हैं, राइट? अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया, इंडिया के अंदर जो 43% लैंड एरिया है वो कैसा है? प्लेन। प्लेन मतलब बिल्कुल फ्लैट लैंड, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, बिल्कुल फ्लैट लैंड, राइट? बिल्कुल सतह वाली जमीन, बिल्कुल प्लेन। उसके बाद विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और देखिए होगा क्या कि जो प्लेन एरिया होता है ना, फ्लैटलैंड जहां होता है, वहां पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री को एक तरीके से सेटअप करना या यहाँ पर चीजें अच्छे से करना पॉसिबल हो जाता है। कारण ये है कि फॉर एग्जांपल यदि आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, वहां पर माउंटेन है, और माउंटेन पर डेवलपमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि लैंड फ्लैट नहीं है। इस प्रकार की आपको लैंड देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार की लैंड पर विकास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? माउंटेन्स की यदि बात करें तो माउंटेन्स इंडिया के टोटल एरिया का 30% है, 30% एरिया है जो कि माउंटेन्स है। और यहां से आपको क्या मिलती हैं? पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे गंगा, यमुना, इंडस, ये सब क्या है? आपकी माउंटेन से नदियां आ रही हैं, राइट? इससे क्या होता है? टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए भी जरूरी है ये चीजें। अब अबाउट 27% ऑफ एरिया कंट्री इज दी प्लेट्यू रीजन, और 27% है आपका प्लेट्यूज, राइट? चलिए, इट पजेस सच रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और प्लेट्यूज में आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत मिनरल्स देखने को मिलती हैं, फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं, और बहुत अच्छा घना जंगल देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर ये अलग अलग आपके लैंड हैं, जैसे आइलैंड, इसका एग्जांपल आप अंडमान निकोबार आइलैंड देख सकते हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये लेक है, वैली है, प्लेन है, माउंटेन्स हैं, राइट। अलग अलग प्रकार के रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया के अंदर, डाइवर्सिटी है, राइट, रिलीफ फीचर्स की। ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है, एक चार्ट है जिसमें प्लेन 43%, माउंटेन्स आपका 30% और प्लेट्यूज हैं आपके 27%। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लैंड यूटिलाइजेशन के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पर आपको यह चर्चा की गई है कि लैंड रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज किया जाएगा अलग अलग पर्पस के लिए। तो सबसे पहले फॉरेस्ट यानी जंगल के लिए, राइट। आपके देश में जंगल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, ऑक्सीजन, जो कि आपके लिए बहुत नेसेसरी है, राइट। और एनवायरमेंट में एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने का भी काम करते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जमीन जिस पर आप खेती नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड, ये ऐसी जमीन है जहां पर खेती नहीं हो पाएगी आपकी। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, या फिर उस पर आप नॉन एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, जैसे घर बना लीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, सड़कें बना दीजिए, फैक्ट्रीज बना दीजिए। थर्ड है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें आ जाएगा आपका, इसमें फैलो लैंड को छोड़कर, अभी फैलो लैंड क्या होता है अभी फोर्थ, वहां पर समझेंगे फोर्थ पार्ट में फैलो लैंड के बारे में। बट यहां पर देखिए अनकल्टिवेटेड लैंड क्या होगा, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। आपने देखा होगा कि ऐसी जमीन जहां पर पशु जानवर चरने आते हैं, राइट, उसको ग्रेजिंग लैंड बोला जाता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, देखिए कुछ जमीन ऐसी होती है जहां पर ऑटोमेटिकली छोटे मोटे पौधे उग जाते हैं जिसको जंगली जानवर खाते रहते हैं, राइट। तो बट उसको, उस एरिया को हम नेट सोन एरिया में नहीं जोड़ेंगे। नेट सोन एरिया का मतलब क्या है कि आपके देश में टोटल कितनी फसल उगाई जा रही है, राइट, उसको बोलेंगे नेट सोन एरिया। नेक्स्ट है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो होती है जब आपने मानिए यदि आप 2001 में खेती कर रहे थे एक पर्टिकुलर जमीन में, अब 2001 के बाद आपने 2007 हो गया, 2008 हो गया, आपने खेती नहीं करी, मतलब 5 साल या 5 साल से ज्यादा जो एग्रीकल्चर ईयर है वहां पर आपने खेती ही नहीं करी उस जमीन पर, तो वो क्या हो जाएगा आपका कल्चरल वेस्टलैंड। जब 5 साल से ज्यादा आप खेती नहीं करते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड रहे 5 साल से ज्यादा। नेक्स्ट है फैलो लैंड। अब देखिए फैलो लैंड क्या है, ये दो प्रकार से डिवाइड होती है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। अब करंट फैलो लैंड क्या है, जो कि लेफ्ट कर दिया है आपने कल्टीवेशन के बिना, बट कितने सालों के लिए, एक या एक से कम साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस जमीन पर आप खेती कर रहे थे तो 1 साल तक आपने खेती इसमें नहीं की, या फिर 1 साल से कम तक आपने खेती नहीं करी, तो ये लैंड कैसी बन जाएगी, करंट फैलो। बट वहीं आप 1 साल से लेके 5 साल तक कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड है, तो वो अदर देन करंट फैलो में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया, यानी आपके देश में कितनी फसल आप खुद से उगा रहे हैं। नेट सोन एरिया वो होगा एरिया सोन मोर देन वंस in an agriculture year plus net sown area is known as gross crop area। net sown area को gross crop area के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आपके देश में, जैसे मानिए ये इंडिया है, तो इंडिया में कितनी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, राइट, तो वो किस में आ जाएगा, वो जितने भी एरिया में क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, फसलें उगाई जा रही हैं, वो नेट सोन एरिया में आ जाएगा। ये आपका डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, बट ये डाटा पुराना है, यहाँ पर 1960 का डाटा है और यहाँ पर 2008-9 का डाटा है, अभी चल रहा है 2023, तो ये डाटा तो पुराना है, बट आप एक तरीके से थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि लैंड का किस प्रकार से पैटर्न में अलग अलग यूज हो रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का फॉरेस्ट, बैरन अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, परमानेंट पास्चर, एरिया अंडर, तो यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज देखने को मिल रही है आपकी, है ना। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कितनी परसेंट क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए ये डार्क वाला कलर जो कि 46.24% है, क्या है ये, नेट सोन एरिया, राइट, क्या है ये, नेट सोन एरिया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 45.26% 2008 में हो गया, ये 46.24%, यानी कुछ एरिया बढ़ गया। फिर आप यदि इस वाले बात करें, ये है 12.01% है आपका बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड,
ये आपका था 12.01%, बट 2008 तक आते आते कितना हो गया, ये घट गया, 4% लगभग घट गया। तो आपको एक तरीके से कंपेयर करके देख लीजिएगा कि यदि 1960 से कौन सा लैंड इंक्रीज हुआ है, किसी की परसेंटेज या किसकी डिक्रीज हुई है, बट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि किस प्रकार से भारत के अंदर हम लैंड को यूज करेंगे अलग अलग पैटर्न्स में। तो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर। देखिए, अब टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, ये सब क्या है, फिजिकल फैक्टर, या इनको नेचुरल फैक्टर भी बोल सकते हैं आप। अब टोपोग्राफी क्या होती है, देखिए कि आपको कहीं पर माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं प्लेट्यूज दिखेंगे, राइट, ये है। क्लाइमेट कैसा है, वहां पर गर्मी है, सर्दी है, बारिश होती है। सॉइल कैसी है, ह्यूमन फैक्टर कैसे हैं, जैसे यदि आप इधर वाले, इधर माउंटेन देखने को मिल रहा है आपको, ये ग्रीन वाला जितना भी है ये माउंटेन एरिया है ना। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि माउंटेन्स हैं, रहना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, समस्या होगी रहने के लिए। और आपको ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, यहाँ पर, ये फ्लैट लैंड है आपका, है ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ, नीचे साउथ में यहाँ पर कुछ एरिया फ्लैट लैंड है, वहां पर पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सारी बातें मैटर करती हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लास 6 ज्योग्राफी को पढ़ाया है, वहां पर चैप्टर 1 में भी अच्छे से मैंने आपको समझाया है, राइट। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी इंडिया का 93% एरिया ऐसा है, राइट, जो कि आपका लैंड होगा जिस पर, राइट। हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। ये इतनी यहाँ की जो भी स्टेट्स हैं इनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, क्योंकि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ डायरेक्शन, इधर है आपका वेस्ट और इधर है ईस्ट, राइट। इसको ऐसे बना लीजिए। तो इधर वाली जितनी भी स्टेट्स हैं, यानी ये इंडिया की ये सारी स्टेट्स बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसमें असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया माउंटेन्स देखने को मिलती है, तो यहाँ पर लाइफ इतनी इजी नहीं है, रहना इतना आसान नहीं है। मोर ओवर सम एरिया, जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें, और या फिर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर की बात करें, वहां पर भी अभी हमने सर्वे नहीं किया है, राइट। यहाँ पर भी सर्वे नहीं हुआ है इधर के एरिया में। इधर अक्साई चीन के अंदर भी हमने, जो कि चाइना के पास एरिया है हमारा अभी, राइट, इस पर भी हमने सर्वे अभी नहीं किया है। अब है द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज। तो देखिए, अब जो लैंड बेसिकली ये जीव जंतु चरने के लिए रखते थे, उसका जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन। तो देखिए, हमारे देश में बहुत ज्यादा कैटल पॉपुलेशन है, ये गाय भैंस बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो फिर हम इनको फीड कैसे कराएंगे, यदि इस एरिया को, इस पास्चर लैंड को कम कर देंगे तो खाना कहां से खिलाएंगे इनको, है ना। हम जो खाते हैं वो तो नहीं खिला पाएंगे, इसीलिए क्या होगा, इसका गलत प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फेलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। तो अभी हमने पढ़ा था करेंट फेलो लैंड क्या होती है, जब आपने वो 1 साल से ज्यादा तक उस पर खेती नहीं करी है, अनकल्टिवेटेड लैंड है 1 साल के लिए। तो यदि आप उसको बनाते हैं पास्चर लैंड, बट होगा क्या कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी आपके लिए, यदि आप उसको क्या बना देंगे, पास्चर लैंड, राइट। तो और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी क्या हो जाएगी, उस पर ज्यादा हो जाएगी, तो समस्या का कारण बनेगा। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area then percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। यानी यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि जो ऐसी लैंड्स हैं जहां पर कल्टीवेशन 1 या 2 बार हो रहा है, राइट, साल के अंदर, या 2 से 3 बार हो रहा है साल के अंदर, तो वो आपका नेट जोन एरिया में इंक्लूडेड होगा, और इससे आपका NSA, राइट, इसका भी परसेंटेज बढ़ जाएगा। और ये है आपका 54% है टोटल रिपोर्टिंग एरिया के। यानी बहुत सिंपल सी बात है, यदि जो आपका करेंट फेलो लैंड है, राइट, उस पर यदि आप खेती कर रहे हैं और साल में 1-2 बार या 2 से 3 बार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपका ये नेट जोन एरिया इंक्रीज हो जाएगा। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में मानिए नेट जोन एरिया कम हो,
उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो, पंजाब में ज्यादा हो, है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेट सोन एरिया हो सकता है। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। और 80% तो एरिया कहां पर है, पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया। और अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी नेट सोन एरिया है, यानी यहाँ पर बहुत कम फसलें उगाई जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन्स बहुत ज्यादा हैं, फ्लैटलैंड नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सब क्या है, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और ये तो आइलैंड है, राइट। तो यहां पर खेती भी मुश्किल होगी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट एरिया लगभग 33% होना चाहिए उसके ज्योग्राफिकल एरिया के। मानिए यदि किसी कंट्री का एरिया 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो 33% तो लगभग क्या होना चाहिए उस पर, जंगल होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए, तब वो देश, वो कंट्री एक तरीके से अच्छा माना जाएगा, राइट। और ये आउटलाइन की गई थी बात की 33% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के लिए हम रिजर्व कर देंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर, जो कि 1952 में आई थी। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दी, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि पर्यावरण को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, आप इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, उसको मेंटेन करने के लिए। और इससे मिलियन ऑफ पीपल, यानी लाखों करोड़ों लोगों की लिवलीहुड भी अफेक्ट होती है, राइट। और उनका खाना भी जंगलों पर निर्मित होता है। मानिए जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, वो तो सब अपना खाना जंगलों से लकड़ी काट काट कर बनाते हैं, जंगलों से खाना पीना खाते हैं, राइट। एज अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो कुछ एग्रीकल्चर यूज होगा, कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूज होगा, और कुछ वेस्ट लैंड होगा जहां पर पास्चर वगैरह ये अपने जीव जंतुओं को चरा सकते हैं, राइट। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, वेस्ट लैंड्स में क्या क्या हो सकता है, पत्थर है, चट्टान हो सकती है, एरिड हो सकती है, डेजर्ट एरिया हो सकता है, राइट। और नॉन एग्रीकल्चर यूज में क्या हो जाएगा आपका, जिस पर रोड बना दो, रेलवे बना दो, इंडस्ट्रीज बना दो, जहां पर फसल उगने वाली नहीं है, ये सारी चीजें बना दो। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it, it has resulted in land degradation। जब भी आप रिसोर्सेज को, लैंड रिसोर्सेज को ढंग से कंजर्व नहीं करेंगे और एप्रोप्रिएट यूज नहीं करेंगे उसका, तो डिग्रीडेड होना शुरू हो जाएगा लैंड, राइट। जो कि पर्यावरण के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपकी सोसाइटी के लिए भी, आपके देश के लिए भी, आपके समाज के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आप लैंड का प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर में क्या बात होगी कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, तो देखिए we have share our land with the past generations and will have to do so with the future generation। यानी पास्ट जनरेशन के साथ और फ्यूचर जनरेशन के साथ हमने लैंड शेयर की थी और शेयर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स कहां से, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब कहां से ऑब्टेन होता है, लैंड से। 95% हमारी जो बेसिक नीड है वो जमीन पूरा कर रही है। और ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। तो इंसान अपनी एक्टिविटीज के द्वारा लैंड को डिग्रेडेट तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ नेचुरल फोर्सेस भी कहीं हद तक लैंड को डैमेज करती हैं। जैसे मानिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जमीन बीच में से गायब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ होगा, बहुत तेजी से पानी आया होगा, या बारिश ने, रेन ने इस जमीन को हटा दिया होगा। तो ह्यूमन तो खुद कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ नेचुरल फोर्सेस भी लग रहे हैं लैंड को डिग्रेडेट करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए ये सूखा पड़ गया है ना, जमीन में क्रैक्स आ गए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, यानी 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड है आपकी इंडिया के अंदर जो कि खराब है। और अप्रोक्सीमेटली 28% ऐसी है जो कि फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यानी फॉरेस्ट के अंदर 28% लैंड आपने खराब कर दिया। 56% ऑफ वाटर इरोडेड एरिया एंड रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड इंक्लाइन डिपोजिट। और 56% एरिया ऐसा है जो वाटर के द्वारा इरोडेड हुआ है। जैसे यहाँ पर मानिए ये पानी के द्वारा इरोड हो गई लैंड, है ना, इस प्रकार से कहीं पर आपको सलाइन एल्कलाइन डिपोजिट देखने को मिलेगा। सम ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से लैंड खराब हो रही है या डिग्रेडेड हो रही है, जैसे डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। अब पेड़ों को काटने से क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर पेड़ लगे होते ना,
तो पेड़ क्या करते हैं, सॉइल को, मट्टी को ना अपनी रूट से थाम के रखते हैं, बिल्कुल रोक के रखते हैं। यदि पेड़ आप ज्यादा लगाएंगे तो मट्टी बहेगी नहीं तेजी से, रुकी रहेगी, राइट। इसलिए पेड़ मदद करते हैं लैंड को बचाने के लिए। ओवर ग्रेजिंग, आपने ज्यादा जीव जंतुओं को चरा दिया जमीन पर तो भी खराब हो जाएगी। माइनिंग एक्टिविटी, स्क्वेयरिंग, ये सब क्या है, आप मिनरल्स निकाल रहे हैं लैंड से, तो उसके द्वारा भी लैंड क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। यह है इंडिया का वेस्ट लैंड 2000 का डाटा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% है आपका वाटर ने एरोड कर दिया एरिया, 28% फॉरेस्ट, और सलाइन एंड एल्कलाइन लैंड 6% और 10% है आपका विंड, जो कि हवा ने एरोड किया है एरिया को। अब है माइनिंग साइट्स। तो देखिए इस प्रकार की जमीन हो जाती है जहां पे माइनिंग होती है अलग अलग मिनरल्स की, राइट। ऐसे आपको डीप स्कार्स, ट्रेसिक देखने को मिलेंगे। ये क्या है कि यहाँ पर लैंड पर ओवरबर्डनिंग कर दी है, कि इतनी ज्यादा मिनरल्स रिसोर्सेज को निकाल लिया है कि जमीन खराबी कर दी पूरी। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में डेफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटा गया, माइनिंग की गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में लैंड खराब हो गई आपकी। स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें क्या हुआ, ओवर ग्रेजिंग, यानी जीव जंतुओं से ज्यादा चरा रहे हैं ये भी एक कारण है लैंड को खराब होने का। स्टेट्स यदि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में इरिगेशन कर दिया इन्होंने, राइट। इरिगेशन तो जानते होंगे ना आप, जो फसल होती है उसको इरिगेट किया जाता है, क्रॉप को इरिगेट किया जाता है, लैंड को इरिगेट किया जाता है, ठीक है। ये सब कारण क्या है लैंड को खराब करने के। और दूसरा कारण क्या है कि देखिए होगा क्या, ओवर इरिगेशन से ड्यू टू वाटर लॉगिंग, यानी पानी भरा रहेगा जमीन के अंदर, तो क्या होगा कि जमीन की जो लैंड है या सॉइल है उसके अंदर सैलिनिटी बढ़ जाएगी, राइट। सैलिनिटी, एल्कलिनिटी सॉइल के अंदर बढ़ जाएगी, जो कि प्रोडक्शन को कम कर देगी। यदि आप मानिए एक जमीन पर खेती कर रहे हैं और इसके अंदर एल्कलिनिटी, सैलिनिटी बढ़ गई, तो होगा क्या, इसकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पर इस जमीन पर आप जो क्रॉप उगाएंगे वो कम उगेगी, यदि इस प्रकार की शिकायतें आती हैं जमीन के अंदर तो। मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे कि यहाँ पर आपको सीमेंट बनती हुई देखने को मिल रही है, सोप स्टोन्स, ये सब क्या करती है इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट को उड़ाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इससे क्या होता है कि इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। तो होगा क्या, ये धीरे धीरे करके उड़ेंगी, कुछ समय बाद उड़ने के बाद तो सॉइल पर ही नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी कई हद तक आपका वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं आपके देश में, आपकी समाज में, आपकी सोसाइटी में, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब बचाने के तरीके बात करते हैं, तो समस्याओं की बात हो गई। तो बचाने के तरीके क्या हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है एफोरेस्टेशन, यानी पेड़ों को लगाइए और ढंग से करिए, प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्रेजिंग भी ढंग से करिए, राइट, प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली यूज करिए, जिससे कि कई हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स को एक तरीके से ऐसे बेल्ट्स में लगाइए, ऐसे इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, जिससे क्या होगा कि लैंड आपकी बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अब ये सैंड ड्यून्स ये होते हैं आपके, ऐसे रेगिस्तान में ऐसे चट्टानें आपको देखने को मिल रही है, इससे ये हुआ क्यों है, हवा यानी विंड एक्शन से, जो कि एक नेचुरल फोर्स है, हवा के माध्यम से ये इस प्रकार की आपको ड्यून्स बन गए, ऐसे पहाड़ से बन गए। तो ये लैंड, यानी ये कहीं ना कहीं से मट्टी उड़कर आई है, तो इसको बचाएंगे कैसे, आप इस पर क्या उगा दीजिए, थॉर्नी बुशेस, वो कैक्टस वैक्टस वाले पौधे उगा दीजिए, जिससे कि आपकी लैंड बची रहेगी, लैंड खराब नहीं होगी। और प्रॉपर मैनेजमेंट करिए वेस्ट लैंड का, ढंग से यूज करिए, माइनिंग को कंट्रोल करिए, प्रॉपर डिस्चार्ज करिए, जो भी आपकी इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके डिस्चार्ज करिए, डायरेक्ट रिवर में ना मिलाइए, जिससे कि आपका लैंड क्या होगा, खराब हो सकता है, वाटर डिग्रेडेड हो सकता है। ये सारी समस्याएं इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, गुली इरोजन है ये, यानी एक तरीके से ये इतनी ज्यादा मिट्टी पानी के माध्यम से चली गई है, राइट। तो यदि मानिए यहाँ पर पेड़ होते, बहुत ज्यादा ट्रीज होते, तो इस प्रकार की शिकायत आपको जमीन में देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट है सॉइल, राइट। सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, राइट, और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक तरीके से सॉइल उनके लिए माध्यम है जीने के लिए, राइट, और सपोर्ट करती है लाइफ को सॉइल।
द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, और आप जानते हैं कि सॉइल पर ही जितनी भी फसल होती है जिसको हम खाते हैं, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर, और सॉइल को बनने के लिए लाखों साल लगते हैं, राइट, कुछ सेंटीमीटर डेप्थ की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये सॉइल प्रोफाइल एनसीईआरटी का डायग्राम है। पहले बड़े बड़े पत्थर थे, फिर ये वेदर्ड यानी पानी, हवा, टेम्परेचर, सन की लाइट से थोड़े से छोटे हो गए, फिर और छोटे, फिर धीरे धीरे कर कर ये वाली जो लेयर है इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं? रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को बनने में मदद करते हैं। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज, ये नेचर की जो वेरियस फोर्सेज हैं जैसे टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ये सब क्या है, एक तरीके से सॉइल को बनने में मदद कर रहे हैं। आपके ग्लेशियर्स, अलग अलग चीजें, राइट। अब केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दी सॉइल आर इक्वली इंपोर्टेंट, यानी केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी जरूरी होते हैं उतने ही जितने ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल यानी मिट्टी को बनाने में मदद कर रहे हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ह्यूमस होता है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट। इसकी चर्चा करेंगे आगे। देखिए, अब यहां पर आपको सॉइल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी। उनका कलर अलग होगा, थिकनेस अलग होगा, टेक्सचर अलग होगा, एज अलग होगी, उनके अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो क्लासिफिकेशन किया है सॉइल का, तो सबसे पहले देखते हैं आपकी कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये आपको नॉर्थन प्लेन्स में ज्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्थन प्लेन्स देखिए, ये आप जितना भी ये ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाला, ये सब जितना भी ब्लू वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, ये पूरा एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। इधर भी थोड़ा बहुत हिस्सा ये एलुवियल सॉइल, इधर ये थोड़ा सा आपका ईस्टर्न कोस्ट पर ये भी एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ये सब क्या है, आपकी एलुवियल सॉइल, यानी एलुवियल सॉइल हमेशा आपको कैसी मिलती है, नॉर्थन प्लेन्स में ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसके अंदर इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो देखिए, दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय दी थ्री इंपोर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम। तीन बेसिक जरूरी रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दीज सॉइल आल्सो एक्सटेंड इन, राजस्थान में भी आपको देखने को मिलती है, गुजरात में भी देखने को मिलती है, राइट। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये होते हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इधर की तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है आपका ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टास पर भी बेसिकली थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। अब है आपका इसके अंदर भी टाइप्स आ जाएंगे, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, इसमें अलग अलग प्रकार में सैंड, सिल्ट, क्ले देखने को मिलती है। और देखिए, एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, यदि आप रिवर वैली के पास जाएंगे तो वहां पर आपको सॉइल पार्टिकल के साइज बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। जैसे मानिए रिवर है, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, इसके पास जो सॉइल होगी उसके पार्टिकल भी थोड़े बड़े होंगे, राइट। यही चर्चा की जा रही है। और यहां पर फिर बात हो रही है कि यदि आप रिवर वैली के अपर पोर्शन में जाएंगे, अपर रिचेस में जाएंगे, तो आपको स्लोप देखने को मिलेगा। देखिए, ये हिमालयाज है, राइट, यहां पर ये भावर हो गया, ये टेरई हो गई, तो ऐसे स्लोप देखने को मिल रहा है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर आपको अलग अलग एक तरीके से सॉइल देखने को मिलेगी। और ये डुआर्स, कोस्ट, टेरई, ये क्या है, प्लेन्स हैं। जैसे ये टेरई प्लेन है, इस प्रकार का स्लोप होगा इसमें, ये भावर है, ये प्लेन्स की चर्चा हो रही है। तो अलग अलग प्लेन्स पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल सकती है, और इनका जो पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल का जो साइज है वो भी कम भर्ती देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, यानी एलुवियल सॉइल को हमने एज के बेसिस पर दो हिस्सों में तोड़ लिया है। एक है आपकी बंगर और एक है आपकी खादर। याद रखिएगा, बंगर पुरानी सॉइल है, आपकी ओल्ड सॉइल है, और खादर सॉइल है आपकी नई, ये नई सॉइल है, राइट। यानी इसको बनने में ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली बनी है, राइट। द बंगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। याद रखिएगा, जो बंगर सॉइल है उसमें कंकर की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, खादर में थोड़ी कम मात्रा देखने को मिलती है। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन दी बंगर। तो जो न्यू सॉइल है यानी खादर जो सॉइल है वो भैया ज्यादा फर्टाइल है एज कंपेयर टू किसके, आपके पुरानी सॉइल जो कि बंगर सॉइल है, राइट। तो एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है,
बहुत अच्छा यहाँ पर गेहूं चावल आपको देखने को मिलते हैं उगते हुए। और इसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि बहुत अच्छा है किसके लिए, शुगर केन को उगाने के लिए, पैडी के लिए, गेहूं के लिए, और अलग अलग सीरियल और पल्स क्रॉप्स के लिए, राइट। तो इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पर आपको जितने भी प्लेन एरिया है, यानी यहाँ पर आपको क्या दिखता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कारण एक ये भी है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो फ्लैट लैंड है, दूसरा यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में इंटेंसिवली कल्टीवेशन होता है, राइट। Soil in the drier area are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। यदि कोई ड्रायर एरिया की सॉइल है और यदि वो एल्कलाइन है तो उसका यदि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देंगे और ढंग से इरिगेशन करेंगे तो वो भी अच्छी सॉइल बन जाएगी। ब्लैक सॉइल है आपका नेक्स्ट सॉइल, जो कि ब्लैक सॉइल को रैगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक नाम है तो कलर कैसा होगा इसका, ब्लैक कलर होगा, राइट, काला। और ये बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है कॉटन को उगाने के लिए, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की यदि हम बात करें तो देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन, रॉक मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर्स हो जाएंगे ब्लैक सॉइल के लिए। ये सॉइल आपको डेक्कन ट्रैप basalt region spread over the northwestern Deccan plateau and is made up of lava flows। तो देखिए ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, ये आपका डेक्कन प्लेट्यूज हो गया, ये जितना भी हिस्सा मैं मार्क कर रहा हूं ये सब यहाँ पर आपको पूरे हिस्से में, इस इधर वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में, ये सब आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, राइट। ये पूरा हिस्सा ब्लैक सॉइल है आपका। और ये महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी, साउथ ईस्ट यानी नीचे की तरफ, इधर इधर के कुछ हिस्से में भी आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है क्या, ब्लैक सॉइल, राइट। इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए कॉटन के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर को, नमी को रोक के रख सकती है सॉइल। और इसमें देखिए क्या होगा, इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ये अच्छी मात्रा में होते हैं। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर, बट इसके अंदर यदि हम बात करें फॉस्फोरिक कंटेंट्स थोड़े कम होते हैं। इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी के वक्त, जिससे कि क्या होगा कि प्रॉपर एरेशन हो सके सॉइल का, यानी ढंग से सॉइल आपकी, जैसे प्रॉपर एरेशन का मतलब क्या, ऐसे मानिए सॉइल है तो गर्मी के वक्त इसमें थोड़े से छेद हो जाएंगे तो यहां से आपकी ढंग से क्या निकल सके, वाटर लूज हो सके, है ना। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, ये हमने पढ़ लिया। दी सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून। यदि देखिए प्री मानसून या बारिश के बाद क्या होता है, ये सॉइल थोड़ी स्टिकी हो जाती है ना। तो इस पर क्या होगा कि काम करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करें कि आप इस पर तुरंत काम करें, इमीडिएटली आफ्टर दी फर्स्ट शावर, जैसी पहली शावर यानी पहली बारिश के बाद ही, या प्री मानसून पीरियड से पहले काम करिए, जिससे कि आपको खेती करने में ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल ये होती है और येलो सॉइल आपकी इस प्रकार की होती है। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक्स। क्लास 7th में रॉक्स के बारे में पढ़ा है, 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स और हैं आपकी इग्नीशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। पढ़िएगा ध्यान से, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 की ज्योग्राफी रटी होनी चाहिए आपको, एनसीईआरटी, राइट। देखिए तो ये आपको लो रेनफॉल एरिया में देखने को मिलेगी जहां कम बारिश होती है, जैसे ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये है आपकी रेड एंड येलो सॉइल, ये जितना भी हिस्सा है ना, इधर बारिश थोड़ी क्या होती है, कम होती है इधर की तरफ। तो ये सब आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, जितना भी ये लाइन लाइन हिस्सा हो रहा है ये सब है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। इसको इरेज कर देते हैं, ये सारा हिस्सा, ये जितना भी पिंक है ये सब क्या है, रेड सॉइल आपको देखने को मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल। जैसे कि उड़ीसा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इधर ही है ना, ये सारी जगह आपको क्या देखने को मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल। दी सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर। अब देखिए इसमें लाल कलर क्यों है, इसीलिए लाल कलर है क्योंकि इसके अंदर आयरन यानी Fe ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
आयरन की मात्रा ज्यादा होती है रेड सॉइल में, इसलिए वो रेडिश कलर की होती है, लाल कलर की होती है, राइट। और देखिए येलो कलर, ये थोड़ा सा हाइड्रेटेड फॉर्म है इसका, इसमें से थोड़ा मॉइस्चर अच्छा खासा होता है इसके अंदर। लेटराइट सॉइल की यदि हम बात करें तो लेटराइट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लेटराइट वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है लेटर। लेटर का मतलब विच मींस ब्रिक। ब्रिक मतलब तो आप समझते होंगे ईट, चट्टाने, राइट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज वेयर हाई टेम्परेचर। ये सॉइल कहां पे मिलती है? जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर लीचिंग, इस सॉइल में लीचिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, अब देखिए समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। लेटराइट सॉइल इधर देखिए कहां देखने को मिल रही है, इधर, ये लेटराइट सॉइल है ना। अब ये वेस्टर्न घाट पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ये पूरी सॉइल इजीली लीच करने लगती है, नीचे जाने लगती है। क्यों? क्योंकि बारिश क्या करेगी, पानी मट्टी को बहाता है अपने साथ, इसीलिए, राइट। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, किसकी वजह से? बहुत भारी वर्षा की वजह से। और इसमें ह्यूमस कंटेंट की बात करें तो कम होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है इसके अंदर? ज्यादा है। पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या डिकम्पोजर्स मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेटराइट सॉइल सुटेबल होती है किस कल्टीवेशन के लिए? देखिए यहाँ पर लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेस। तो यानी लेटराइट सॉइल में आपको खेती करनी है तो आपको यहाँ पर मैन्योर देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? आपकी आपकी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम, ये सारा हिस्सा जो था ये है आपकी लेटराइट सॉइल। यहाँ भी कुछ हिस्सा हो गया, ये छोटे छोटे जो हिस्से बने हैं ये सब क्या है? आपके लेटराइट सॉइल यहाँ पर उपस्थित होती है, राइट। और after adopting appropriate soil conservation techniques particularly in the hilly areas of कर्नाटका, यहाँ पर सॉइल को बचाने की अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, जिससे कि कई हद तक सॉइल बची रहे, कंजर्व रहे और ये अपनी फसल को उगा सकें। तो यहाँ पर देखिए लेटराइट सॉइल यदि हम बात करें, जो कि रेड लेटराइट सॉइल बहुत सुटेबल होती है क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप? कैश्यू नट को उगाने के लिए, काजू वगैरह उगाने के लिए, ठीक है। एरिड सॉइल्स की बात करें तो ये राजस्थान यानी डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगी एरिड सॉइल। ये है आपकी एरिड सॉइल, ये वाला हिस्सा जो कि आपका राजस्थान, थोड़ा बहुत गुजरात में भी आता है। बहुत पानी तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, आप समझते हैं। तो इसका कलर कलर की बात करें, रेड से ब्राउन कलर की होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, इस प्रकार की देखने को मिलेगी। सलाइन बहुत ज्यादा होती है और ये ज्यादातर एरियाज में इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट यानी नमक ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। और ड्राई क्लाइमेट में होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसमें एवापोरेशन, टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके अंदर जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, टेम्परेचर की वजह से एवापोरेट कर जाएगा वाटर, इसलिए इसमें एवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है। सॉइल में ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर की कमी होती है। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, यानी इस सॉइल के नीचे वाली आप हिस्से में जाएंगे तो वहां पर आपको कंकर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इज द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो देखिए क्या करेगा, द कंकर, जो कंकर की फॉर्मेशन है सॉइल के नीचे वाले हिस्से में, जैसे मानिए सॉइल की ये लेयर है तो सॉइल के नीचे वाले हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? कंकर की आपको लेयर मिलेगी, राइट, जो कि क्या करती है? रेस्ट्रिक्ट करती है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को, यानी रोकने का काम करती है वाटर को, राइट। वाटर को इनफिल्ट्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेट। अब यदि आप इनका तरीके से इरिगेशन करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन कर सकते हैं। राजस्थान में देखने को मिलती है ये सॉइल यहाँ पर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आपको हिली एरियाज में देखने को मिलेगी जहां पर सफिशिएंट रेन होती है। तो हिली एरियाज क्या है आपका? ये ग्रीन वाला पोर्शन जितना भी है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये आपका सिक्किम हो गया, ये सारे हिस्से यहाँ पर आपको माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी या फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगी, राइट। अब देखिए दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन। तो होगा क्या? देखिए ऐसे ऐसे स्लोप है तो यहाँ पर ये मट्टी है ना, तो ये क्या करेगी? यहाँ से नीचे स्लोप में जाने लगेगी, बारिश होगी या वो होगी आपकी लैंडस्लाइडिंग, राइट। तो यहाँ पर डेन्यूडेशन बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि स्लोप है, ऐसे ग्रेविटी वर्क करेगी ना, जैसे मानिए यहाँ पर सॉइल है तो नीचे खिसकने की कोशिश करेगा,
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टेरेस फार्मिंग बोला जाता है कि माउंटेन पे इस प्रकार के स्लोप पर यहां पर आप फार्मिंग करिए, तो इससे क्या होगा, सॉइल बची रहेगी, सॉइल कंजर्व रहेगी। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोड, देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, ये सॉइल बह रही है पानी के साथ, यहां पर देखिए पूरा गुली इरोजन बन गया है। तो समझते हैं, द डेनिडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। तो देखिए एक तरीके से सॉइल वॉश हो रही है ना, पानी के साथ साथ बहती जा रही है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब सॉइल इरोड करती है आपकी, सॉइल इरोजन, राइट। अब देखिए क्या होगा, समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे डेफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट दीजिए आप, ओवर ग्रेजिंग, ये हमने चर्चा कर ली, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, माइनिंग करिए, ये सब क्या है आपके, ये ह्यूमन एक तरीके से इंटरवेंशन कर रहे हैं सॉइल को खराब करने के लिए। नेचुरल फोर्सेस क्या हो सकते हैं, विंड, हवा से, ग्लेशियर से, वाटर से, ये सब भी सॉइल इरोजन करते हैं। तो रनिंग वाटर क्या करेगा, जैसे बहता हुआ पानी देखिए क्या करेगा अपने साथ, यहां से मट्टी को उठा के ले जाएगा, इसी को बोलते हैं गुली इरोजन। आप देख रहे हैं खाली जगह हो गई, यानी यहाँ पर जो पहले मट्टी हुआ करती होगी वो पानी के माध्यम से बहकर चली गई, इसी को क्या बोला गया, ये डीप चैनल से बन गए आपको, है ना, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से। और इसी को क्या बोला जाता है, बेड लैंड। और ये लैंड आपकी अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए। ये आपको मध्य प्रदेश के चंबल एरिया में ऐसा देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के चंबल एरिया में, चंबल रवाइंस के नाम से जाना जाता है इसको, चंबल रवाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ है, सॉइल का इरोजन। शीट इरोजन होता है आपका जब पूरी एक लेयर ही, जैसे मानिए पूरी लेयर मट्टी की बहकर चली गई, राइट, उसको क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। बट शीट इरोजन में बहुत ज्यादा मात्रा में सॉइल चली जाती है, राइट। ये विंड की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, और अलग अलग तरीके की वजह से हो सकता है। अब सॉइल इरोजन एक और तरीके से होती है, यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग का मेथड सही नहीं है, डिफेक्टिव मेथड है, यानी गलत तरीके से आप खेती कर रहे हैं, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अगर प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, प्लोइंग कर रहे हैं गलत तरीके से, तो भी क्या होगा, सॉइल आपका खराब हो सकता है। अब देखिए, प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डी एक्सीलरेट। तो प्लोइंग यदि आप ढंग से करेंगे, तरीके से करेंगे, ये प्लोइंग है, तो यहां से क्या करेगा कि वाटर के फ्लो को डी एक्सीलरेट कर देगा, यानी वाटर की स्पीड को कम कर देगा। और यदि पानी तेज गति से ना बहकर धीरे गति से बहेगा, तो मट्टी को क्या तेज बहाएगा, नहीं, मट्टी कैसे बहेगी, धीरे धीरे करके मट्टी बहने लगेगी, इसी को बोला जाता है कंटूर प्लोइंग। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम मट्टी को बचा सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, तो टेरेस फार्मिंग मैंने बताया था कि स्लोप्स पर यहां पर फार्मिंग करिए, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, राइट। ये क्या करती है, मट्टी को इरोड करने से बचाएगी। और वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, तो वहां पर हिमालयाज पर आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े फील्ड्स को स्ट्रिप्स में तोड़ दीजिए, ऐसे हिस्सों में तोड़ दीजिए, वहां पर फार्मिंग करिए, तब आपकी सॉइल बच सकती है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, क्रॉप्स के बीच में घास को उगा दीजिए, ये सब क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला जाता है, यानी स्ट्रिप्स में आप खेती कर रहे हैं। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड, ट्रीज उगा दीजिए, प्लांटिंग प्लांटिंग कर दीजिए ट्रीज की, ऐसे लाइन में, रोज में, तो भी आपकी बच सकती है, इसको शेल्टर बेल्ट बोला जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से स्टेबलाइजेशन मेथड है, सॉइल को रोकने के मेथड हैं, जिससे कि सॉइल बच सकता है, सॉइल कंजर्व हो सकता है, और फिर आप अपनी जो भी खेती करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं वो आप काम कर सकें बिना पर्यावरण को दूषित किए। ये लास्ट है आपका, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, वाटर शेड मैनेजमेंट का। कैसे, एक विलेज है सुकुम मजीरी, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए इन्होंने किस प्रकार से रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन किया है। अगर यहाँ पर ट्री डेंसिटी की बात करें तो 13 हेक्टेयर थी 1976 में, और सोचिए 1992 में इन्होंने कितना ट्री एरिया बढ़ा दिया, अपनी डेंसिटी बढ़ा दी 1272, यानी 13 से सीधे कितना कर दिया, 1272। सोचिए, तो यहां पर पॉसिबल है, तो इंडिया के किसी भी जगह पर हो सकता है। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही ट्री को रीजनरेट किया तो हुआ क्या कि इकोनॉमिक वेलबिंग, यानी लोगों के पास पैसा आने लगा, ग्रेटर रिसोर्स हो गई, उनके पास अच्छा मतलब अलग 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 प्रकार की रिसोर्सेज मिलने लगी, अच्छा एग्रीकल्चर होने लगा, एनिमल केयर अच्छी होने लगी, जिससे क्या हुआ, बेसिकली उनकी इनकम
तनख्वाह बढ़ गई। इससे क्या होगा कि एनुअल हाउस होल्ड इनकम, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यदि आप पर्यावरण को अच्छा करते हैं तो अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितनी हो गई इनकी, 10,000 से लेके 15,000 और 1979 से लेके 1984 के बीच में। यदि आप पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं, आपकी इनकम सब चीजें बढ़िया चलेंगी। पीपल मैनेजमेंट इज एसेंशियल, यानी पीपल मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, राइट। विथ पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर्स बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि 2.9 मिलियन हेक्टेयर और अबाउट 1% ऑफ इंडिया लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन्ड। तो मध्य प्रदेश ने बोला कि 1% एरिया क्या रहना चाहिए, या 2.9 मिलियन हेक्टेयर ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है, पूरी स्टेट के अंदर। और किसके माध्यम से, वाटर शेड माध्यम से, वाटर शेड मैनेजमेंट के माध्यम से। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या, कैसे, किस प्रकार से चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और यदि आपको कोई भी कमी लगती है, कोई लिमिटेशन है वीडियोस में, उसको भी मेंशन करिएगा, राइट। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, बहुत दिल से मेहनत से कर रहे हैं सारी चीजें। तो बस आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।